नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी चीन को एक बड़ा झटका लगा है। चीन बांग्लादेश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वक्त पर एक ऐसी रणनीति बनाई कि बांग्लादेश से चीन आउट हो गया। बांग्लादेश में जिस तरह से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसको एक ही झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको चीन को झटका दे दिया। और उसके बाद अब बांग्लादेश और भारत मिलकर चीन के एक बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हुआ यह था कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और बांग्लादेश की सरकार इस नदी के बारे में, ये जो नदी का बाढ़ का पानी आता है, गर्मी के दिन में जो पानी कम होता है तो उसके तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोगों को नुकसान होता है, संपत्ति को नुकसान होता है, उसके लिए भारत के साथ कई सालों से ये प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। लेकिन भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच एक सहमति नहीं बन पा रही थी। सहमति नहीं बनने के पीछे एक बड़ा रीजन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 9 साल से इस जो वाटर शेयरिंग का जो समझौता होने वाला था भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर, वो उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर रही थी। और इसके कारण दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बावजूद वो प्रोजेक्ट अटका हुआ था। इस बीच बांग्लादेश ने एक इशारा किया, एक संकेत दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को अपने दम पर पूरा कर लेगा। एक प्रोजेक्ट जो तीस्ता नदी के तटवर्ती इलाकों में बाड़बंदी करने की, उसके पानी को सही दिशा देने के लिए और उस पर कई कंस्ट्रक्शन के काम करने का जो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट है, उस पर लगभग 983 मिलियन डॉलर का खर्च की बात बताई जा रही थी। इसकी स्क्रीनिंग हो गई थी। ये बांग्लादेश ने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। और इसके बाद जब भारत से बात नहीं बन रही थी तो बांग्लादेश ने एक इशारा किया पिछले सप्ताह कि चीन से $1 बिलियन का लोन लेने जा रहा है तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए। और इस बात की जानकारी भारत सरकार को लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही बांग्लादेश के साथ पिछले सारे हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी शुरू कर ली और चीन को उस प्रोजेक्ट के देने से पहले ही एक बड़ा झटका देने के लिए अपनी आपात बैठक बुलाई। उस बैठक के बाद यह तय हुआ कि अब बांग्लादेश के साथ टेलीफोनिक या वर्चुअल स्तर पर बातचीत करके चीन के कोई इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए फिजिकली किसी न किसी को वहां भेजना पड़ेगा। ये सारी बातें हो रही थी। एक सप्ताह के अंदर ये सारा फाइनल हो गया कि अब बांग्लादेश में किसी को भेजना पड़ेगा और वहां जाकर चीन जो इस अपने पड़ोसी देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं न कहीं से बाहर निकालना है। और इसके लिए चुना गया भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला पहले भी बांग्लादेश में काम कर चुके हैं। वो 2016 से 19 तक बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर काम किए हैं और इसके कारण बांग्लादेश के हर क्षेत्र में पॉलिटिकल गतिविधियों से लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशन तक में अलग अलग सेक्टर में वहां पर इनकी अप्रोच है। वो 3 सालों तक जब बांग्लादेश में एक डिप्लोमेट के तौर पर काम किए हैं तो इसके कारण उनकी पैठ बांग्लादेश की सरकार में, वहां के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वहां के जो ऐसे लोग हैं जो विदेश नीति तय करते हैं, नीति निर्माता हैं, उन लोगों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसके कारण बांग्लादेश भेजने के लिए इन्हीं को चुना गया। हर्षवर्धन आनन फानन में बांग्लादेश गए और इस कोरोना के समय में जब किसी भी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष हो या कोई अधिकारी हो विदेश जाने के जहमत नहीं उठा रहा है, हर देश में एक दूसरे के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ऐसे समय में भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश गए और एक दिन के अंदर ये सारा मामला निपट गया। जो बांग्लादेश चीन के तरफ जा रहा था, अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल की सराहना की और भारत के साथ ही इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए लगभग सहमति बन गई है। अब चीन से बांग्लादेश $1 बिलियन का लोन नहीं लेने वाला है। बांग्लादेश जिस तरह से ये जो पहले की सरकार की नीतियों के कारण धीरे धीरे चीन के तरफ मुड़ते जा रहा था, उससे अब फिर से वापस भारत के तरफ मुड़ गया है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ
कई दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी सहमति जताई है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के साथ काम कर रही थी और वहां पर जो दिक्कतें हो रही थी कोरोना वायरस के कारण उसमें सहयोग कर रहे थे। यहां तक कि जो भारत सरकार है वहां पर ट्रेन सुविधा मुहैया कराने के लिए भी 10 जो ब्रॉड गेज ट्रेन हैं, वो लोकोमोटिव हैं, उसको बांग्लादेश भेजा था ताकि वहां पर पैसेंजर को आने जाने में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो इस दौरान कठिनाइयां हो रही है, उसका समाधान हो सके। और इसका भी अप्रिशिएट किया था बांग्लादेश ने भारत सरकार की नीतियों का। इसके अलावा कोरोना के समय में जो भी दवाओं की जरूरत थी, दूसरे संसाधन की जरूरत थी, वो भी भारत सरकार मुहैया करा रही थी। और इसके कारण बांग्लादेश में जो घुसपैठ की कोशिश चीन कर रहा था उसको एक बड़ा झटका लगा है। ड्रैगन की सारी पॉलिसी उसी तरह से विफल हुई जिस तरह से श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका में भी पहले की सरकार और अब की सरकार में जो अंतर दिखाई पड़ा उसके कारण चीन को एक बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका जब तमिल विद्रोह हुआ था और तमिल आंदोलन के बाद जो भारत सरकार की नीतियां रही थी, कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण वहां श्रीलंका धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ने लगा था और उसने 99 साल के लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट के विकास के लिए उस चीन के साथ समझौता कर लिया था। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए की सरकार बनी है और पड़ोसी प्रथम की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाया, उस समय के बाद से श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध की कोशिश हो रही थी। और पिछले नवंबर में जब वहां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद भारत सरकार ने सबसे पहले गोटबाया राजपक्षे को अपने साथ मिलाने की पहल शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को श्रीलंका भेजा और दोनों के बीच मुलाकात हुई। एस जयशंकर और गोटबाया राजपक्षे के बीच मुलाकात में उनको आमंत्रण भेजा गया कि आप भारत दौरे पर आएं। गोटबाया राजपक्षे भारत भी आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध भी बेहतर हुए। और इसके साथ साथ उसने ये दिखा दिया कि भारत के साथ नजदीक होने संबंध के कारण चीन के लिए कितना खतरा हो सकता है। उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट के विकास की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो श्रीलंका की सरकार है, सिरिसेना की सरकार ने जो वो समझौता किया था वो एक गलती थी, क्योंकि थोड़े से पैसे कर्ज लेकर और पैसे लोन के लिए किसी भी स्तर पर सुरक्षा के लिहाज से जो इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसे श्रीलंका को नहीं देना चाहिए था चीन के हवाले। और चीन और श्रीलंका के बीच ये जो संबंध का बिखराव हुआ उससे भारत सरकार को फायदा हुआ है और भारत ने फिर से श्रीलंका में विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स हासिल किए। और उसमें हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसके पास के इलाके के डेवलपमेंट के लिए भी भारत सरकार से बात की जा रही है। श्रीलंका के अलावा मालदीव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मालदीव में जो BRI के तहत चीन ने कुछ समय से वहां पर कई प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रही थी, तो चीन की सरकार को वहां पर भी कुछ दिन पहले से ही झटका लगना शुरू हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मालदीव की तरफ ध्यान दिया, उसके बाद एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई और मालदीव में भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह ही एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई। भारत सरकार को $40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ जिसमें एक बड़े ब्रिज बनाना है। 6-7 किलोमीटर का यह ब्रिज जो मालदीव की राजधानी माले को दूसरे 2-3 द्वीपों से जोड़ता है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के हाथ में आई। जबकि चीन ने जो मालदीव में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए हैं उसको भी कैंसिल करने के लिए मालदीव की सरकार तैयार हो रही है। और BRI के तहत जो चीन अलग अलग देशों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, वहां नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक बड़ा झटका लगा था। श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के साथ साथ पिछले दिनों जो नेपाल में घटनाएं घट रही थी और चीन ने नेपाल में बार बार भारत के विरोध में एक हवा बनाने की कोशिश की थी, उसको भी इस बीच बड़ा झटका लगा है। और नेपाल और भारत के बीच का संबंध फिर से बेहतर होने लगा है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो पहले चीन की शरण में गए हुए थे, उन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया, फोन करके दोनों के बीच बातचीत हुई। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल के
जो विकास में योगदान है, उन दिनों जो भारत सरकार ने नेपाल में कई प्रोजेक्ट शुरू किए और नेपाल की सहायता की, उसकी सराहना की। कोविड-19 से निपटने के लिए भी नेपाल को भारत ने जो दवाइयां दी, जो सुविधाएं दी, जो वेंटिलेटर दिए, उसकी भी बात की गई। और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच एक बड़े स्तर पर, प्रतिनिधित्व स्तर पर बातचीत करने की बात हुई। जो दोनों देशों के बीच एक बातचीत हुई है जिसमें भारत की तरफ से नेपाल में भारत के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव एक दूसरे के साथ मुलाकात किए और जो नेपाल में भारत के 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके रिव्यू की बात हुई। और इस बीच जो कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं उस पर भी चर्चा की गई, जिस पर नेपाल ने लगभग इस बात के लिए सहमति जता दी है कि अब जो उन क्षेत्रों में काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपू लेक के क्षेत्र में जो विवाद चल रहा है उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। और काला पानी को जो क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट के लिए, उसके नदी पर पुल बनाने के लिए, बॉर्डर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों ने सहमति भी जताई है। तो इस तरह से नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में जिस तरह से भारत सरकार ने चीन को मात दी है उससे चीन अब बौखला गया है। और इसी बौखलाहट में शायद चीन ने हांगकांग में भारत के खिलाफ एक छोटी सी कार्रवाई की है। और ये छोटी कार्रवाई, कोई फर्क भारत सरकार को नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोटी सी कार्रवाई चीन का बौखलाहट दिखाता है, जिसने भारत के कुछ फ्लाइट्स को रोक दिया। और अगस्त तक जो वंदे मातरम मिशन के तहत हांगकांग से भारत के लोगों को वापस लाया जाना था, उसमें 15 दिन का डिले हो सकता है। उसने कोई कारण तो नहीं बताई है, लेकिन कहीं न कहीं ये बौखलाहट चीन की है, वो एक छोटे से इस गुस्से के तौर पर जाहिर करने को दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हांगकांग पर भी भारत सरकार ने अपनी नीति बदली है, तिब्बत पर भी नीति बदली है, ताइवान पर भी नीति बदली है। तो ये सारे तरफ से घिरता हुआ चीन अब बौखलाहट में छोटे छोटे कदम उठाएगा, जिसका जवाब भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।